क्या आप पैसों की वजह से ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो डेफ़िनेटली आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं बाइकरिस्टिक एस के यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त एस के। सोचो क्या होता कि अगर लोग ट्रैवल नहीं करते पहले के ज़माने में, क्या ये सी रूट्स डिस्कवर हो पाती? क्या जो अभी मैप हम देख रहे हैं, ये आज हो पाता? डेफ़िनेटली नहीं। तो इसलिए ट्रैवल करना बेहद ज़रूरी है। हालांकि आजकल हमारे पास जो है वो फिंगर टिप्स यानी कि हमारे मोबाइल पर सारा जो नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, वो अवेलेबल है। लेकिन ट्रैवल करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे एक तो इकोनॉमी जो है किसी भी कंट्री की वो बूस्ट होती है, साथ ही साथ पर्सनल बेनिफिट भी मिलता है, जैसे कि हमारा इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप भी होता है। तो इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो लेकर के आया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। अराउंड 2017 में मैंने अपना भूटान राइड किया हुआ था और उस राइड में मैंने करीब 18,000 रुपये खर्च किए थे। और मैं बाइक से गया हुआ था और भूटान ट्रिप यानी कि एक इंटरनेशनल ट्रिप था, भले ही पास में ही है हमारे इंडिया के, बट फिर भी एक वो इंटरनेशनल ट्रिप था और 18,000 में मैंने वो ट्रिप कंप्लीट किया था। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने ट्रैवल्स पर कभी स्पेंड नहीं करता हूँ। मैं कम से कम स्पेंड करके जो है ट्रैवलिंग अपने बाइक के साथ करता हूँ। अब देखेंगे कि मेरी बाइक भी जो है अच्छी खासी माइलेज मुझे प्रोवाइड करती है। 37-39 के आसपास माइलेज मुझे अपने बाइक से मिलता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ जिससे मैं जो है मैक्सिमम पैसा सेव कर सकूं, जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको बजट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आएगा और अपने ट्रैवल के लिए आप अपना एक्सपेंस सही जगह पर प्लान कर पाओगे। तो पूरा डायग्राम के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलिए आइए समझते हैं। तो ट्रैवल करने के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, एक तो रिसोर्सेज और दूसरा है रूट प्लानिंग। तो यहाँ पे जो है मैं रिसोर्सेज की बात करने वाला हूँ और रिसोर्सेज में भी मनी, टाइम और मटेरियल आता है, जिसमें मैं टाइम और मटेरियल के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है मनी। और जो टाइम है वो ट्रिप का एक दिन से लेकर के इनफाइनाइट डेज कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में भी आज बात नहीं करूँगा। और रूट प्लानिंग जो है वो एक अलग ही सेगमेंट है। अगर आप चाहते हो कि इस पर मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उस पर भी मैं अपना डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को रूट प्लानिंग करने में भी अपने ट्रिप का कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मनी में जो है चार चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया आपका फूड, दूसरा हो गया स्टेज जहाँ पे आप रुकने वाले हो, एक ट्रांसपोर्ट जैसे आप आना जाना करने वाले हो, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हो, और चौथा है एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है अपने बजट को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि जो है हमारा बजट सही जगह में और सही तरीके से खर्चा हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं फूड में। फूड में आप देख सकते हैं कि चार तरीके का जो है हमारे पास सेगमेंट है यहाँ पे अवेलेबल। एक तो है हमारे पास रॉ फूड, जिसको हम कच्चा खा सकते हैं। दूसरा है रेडीमेड पैकेज फूड, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, भुजिया वगैरह हम लोग खाते हैं, जो भी पैकेज फूड हमको मिलता है आइटम। तीसरा है सेल्फ कुक फूड, जिसको हम खुद पका सकते हैं, जैसे कि सपोज़ मैगी आप कह सकते हो या फिर एग कह सकते हो। कुछ लोग जो है अपने साथ कुकिंग इक्विपमेंट्स भी कैरी करते हैं ताकि वो खुद खाना पका करके खा सके और इससे बहुत ज़्यादा सेविंग होती है। और चौथा है हमारे पास स्टॉल रेस्टोरेंट्स या फिर होटल, जहाँ पे हम या फिर ढाबा वगैरह जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे जैसे लिया हुआ है 50 रुपीज़ का रॉ फ्रूट, 20 रुपीज़ का स्नैक, 100 रुपये की दाल रोटी और 150 रुपये की थाली। ये आप दिन भर में जो है खा सकते हो, वन डे के लिए आप इनफ है, जिसका टोटल कॉस्ट अराउंड 320 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। फूड का जो एक्सपेंस है उसको ब्रेक डाउन करना है ताकि आपको ऐसा दिक्कत ना हो कि फूड में बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो रहा है। और यहाँ पे पानी की अगर बात करें तो आप पानी जो है हम लोग को जनरली रेस्टोरेंट्स वगैरह में मिल जाता है। और अगर हम जहाँ पे रुकते हैं वहाँ पे भी पानी का आजकल हर जगह में आर ओ फिल्टर्स वगैरह लगाए हुए रहते हैं, तो आप वहाँ से भर सकते हो या फिर अपना बॉटल 10 रुपये का जो है कैरी कर सकते हो, 10 से 15 रुपये में। अब बढ़ चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जो कि है हमारा स्टेज। तो स्टेज में भी हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। एक तो रिलेटिव के यहाँ पे रुकने का हमारे पास ऑप्शन है, रिलेटिव या फिर क्लोज फ्रेंड के यहाँ। इससे होगा क्या कि हमें एक भी चार्जेस पे करने नहीं पड़ेंगे, तो इससे हमारा एक बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो सेव हो सकता है। सपोज़ कोई अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मैं जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव रहता है या फिर क्लोज़ फ्रेंड है, तो मैं ऑब्वियसली अगर वहाँ पे रुकता हूँ तो मेरा जो कॉस्ट है वो बहुत हद तक मिनिमाइज़ हो जाएगा।
अपने मन से अगर आप कुछ उन्हें गिफ्ट्स वगैरह भी दे देते हैं तो भी जो है आपका कॉस्ट कम ही रहने वाला है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आपके पास कोई रिलेटिव या फिर जान पहचान का या फिर क्लोज़ फ्रेंड हो। क्लोज़ फ्रेंड मैं यहाँ पे बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हो कि क्राइम रेट वगैरह कितना हाई है। तो अगर जब जिसको आप अच्छे से जानते हो सिर्फ़ उसी के यहाँ पे रुकना ही मेरे ख़्याल से बुद्धिमानी का काम होगा। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी जिसको आप अच्छे तरह से नहीं जानते हो उनके यहाँ पे रुको। और हालाँकि ट्रैवलिंग के दौरान जो है बहुत सारे दोस्त बनते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। तो इस पर मैं आपको यही कहूँगा कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो, जो आपको सही लग रहा है उस वो यहाँ पे आप जो कॉल है वो ले सकते हो। दूसरा हमारे पास यहाँ पे आप ऑप्शन है हॉस्टल का या फिर डॉर्मेट्रीज़ का। डॉर्मेट्रीज़ आपने देखा होगा कि 6-7 लोग जो है एक रूम में रहते हैं। काइंड ऑफ वहाँ पे थोड़ा-सा सेफ्टी अगर आप देखा जाए तो थोड़ा कम रहता है अपने सामान को लेकर के, अपने अपने साथ जो भी आप लगेज वगैरह कैरी कर रहे हैं, क्योंकि चोरी वगैरह होने का डर रहता है। और एक हमारे पास है होम स्टे, जिसको आप पेइंग गेस्ट भी लोग कहते हैं। तो ये सब ऑप्शंस जो है हमारे पास हैं, जो कि अगर आप ख़ास करके स्टूडेंट हो या फिर एकदम सिंगल आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ये सारे ऑप्शंस में से कुछ चूज़ कर सकते हो। इससे आपको जो है कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा आपका ट्रैवलिंग का स्टेज़ में। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है जो कि नॉर्मल है होटल्स का। तो आप इसमें भी होटल में भी आप बुकिंग के टाइम पे ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन बुकिंग कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो आपको मल्टीपल जो है आपको साइट्स विज़िट करने चाहिए, जिसमें आपको बेस्ट से बेस्ट डील मिल सके और साथ ही कूपन कोड्स वगैरह भी रहते हैं, तो उसका यूज़ करते हुए आप अपने लिए बेस्ट डील ले सकते हो यहाँ पे। अगर आप ऑफ़लाइन जा रहे हो तो मैं कहूँगा कि बार्गेनिंग ऑब्वियसली हर समय करिए। जितना हो सके अपने लिए बेटर आपको रेट जितना मिल सके उस पर लाने की कोशिश करिए। और मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि बहुत महंगे स्टेज ना लें ताकि आपका जो बजट है ओवरऑल उस पे इम्पैक्ट ना पड़े। तीसरा हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोर्ट, जो कि आपको 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, एक तो पब्लिक, एक प्राइवेट। प्राइवेट मतलब जो अपना है, कार या फिर बाइक जो भी है। पब्लिक में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी ऑप्शंस का जो है चुनाव कर सकते हो। क्योंकि हम लोग बजट ट्रैवलिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कार को अब नहीं चुनूँगा मैं, और फ्लाइट भी नहीं चुनूँगा क्योंकि ये 2 जो चीज़ हैं ये एक कहीं न कहीं लग्ज़री में ही आते हैं। डिपेंडिंग ऑन कि आपको कहाँ जाना है। ऑब्वियसली अगर आप फॉरेन टूर कर रहे हो तो आपको फ़्लाइट लेनी ही पड़ेगी। लेकिन आप इसको जो है अवॉइड कर सकते हो अगर आप लोकली मतलब इंडिया के अंदर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो। अब देखो जैसे ट्रेन वगैरह में भी है तो उसमें भी क्लासेस होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और जो स्लीपर वगैरह रहते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग भी आपको देखना है कि आपको स्लीपर में ट्रैवल करना है या फिर एसी में ट्रैवल करना है। और बसेस का भी वही सेम सीन है कि आपको एसी बस में ट्रैवल करना है या फिर नॉन एसी बस में ट्रैवल करना है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर अपना बजट जो है आप तैयार करना है। साथ ही साथ अगर आप कैब वगैरह भी आप ले रहे हो, जैसे कि मैंने कैब को आप देख रहे हो कि ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है, तो कैब जो है आपको पर्सनली अपने लिए जितना हो सके कम बुक करना है। अगर आपको शेयर्ड कैब मिल रहा है या फिर शेयर्ड आप देखोगे कि कहीं-कहीं पे ऑटो रिक्शा वगैरह चलता है, तो आप उसमें ट्रैवल कर सकते हो। इससे कहीं न कहीं बहुत अच्छा आपको जो है आपका बजट इससे अब बचेगा और आपका जो जाने-आने का है, वो भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही आप व्हीकल रेंट पे ले सकते हो, काफ़ी सारा जो पैसा है ट्रांसपोर्ट के ऊपर बचने वाला है। तो इसी तरीके से जो है अपना प्लानिंग करना है कि मुझे कितना दूर ट्रेन से जाना है, कितना रेंट पे करना है, एसी में जाना है, नॉन एसी में जाना है, व्हीकल रेंट पे लेना है, शेयर्ड कैब करना है या फिर अपने लिए पर्सनल कैब करना है। तो ये सब बजट जो है आपको तैयार करना होगा किसी भी ट्रैवल से पहले। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट में जो कि है एक्टिविटी। और एक्टिविटी में जो है यहाँ पे 3 टाइप है, एडवेंचर, हिस्टोरिकल और नाइट लाइफ। एडवेंचर में जैसा कि आप देख सकते हो कि हाइकिंग, बंजी जंपिंग, ज़िप लाइनिंग, कैंपिंग वगैरह, पैराग्लाइडिंग, जंगल सफारी ईटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं आप एडवेंचर में आप कर सकते हो। बहुत सारी जगहों में अवेलेबल रहती हैं ये चीज़ें। जैसे कि आप पहाड़ में जा रहे हो तो वहाँ पे बंजी जंपिंग आपको देखने को मिल सकता है, ज़िप लाइनिंग देखने को मिल सकता है। अगर आप समुंदर वगैरह में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको बोटिंग, स्पीड बोट, जेट स्की ये सब आपको मिल जाएगा। आप कुछ जंगल वगैरह एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जंगल सफारी वगैरह मिल जाता है।
तो इस तरीके से जो है आपको देखना है कि आपको कौन-सा सस्ता पड़ रहा है या फिर आपके बजट में आ रहा है। क्या आप उस एक्सपीरियंस का हिस्सा बनना चाहोगे, एक्सपीरियंस लेना चाहोगे? ये भी एक चीज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑरेंज से मार्क किया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एडवेंचर जो एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करना ही है। अगर आप कर भी रहे हो तो कोशिश करो कि जितना अपने लिए सस्ता हो सके उस पे जाओ, या फिर उसको अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए भी वही चीज़ लागू होता है यहाँ पे। अगर आप ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाते हो जहाँ मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, तो उसमें भी आपको आप देखोगे कि एंट्री फीस लगती हैं। तो एंट्री फीस भी आप देख लो कि आपके बजट में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग फिर अपना जो है आप प्लान कर सकते हो। और हिस्टोरिकल में आपको एक म्यूज़ियम्स भी आपको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ़ीस लगती है। जैसे आप कैमरा वगैरह लेकर के जाओगे तो उसके लिए भी अलग चार्जेस लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब आते हैं नाइट लाइफ पे। नाइट लाइफ जैसा कि हम गोवा वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि लोग डिस्को वगैरह में जाते हैं, डिस्को बार पब्स। तो ये सब अगर आप अफोर्ड करना चाहते हो या फिर अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो अपने अपने हिसाब से। सपोज़ अगर आपने नाइट लाइफ आपको अवॉइड करना है लेकिन आपको एडवेंचर कुछ करना है तो आप कर सकते हो, या फिर अगर आपको एडवेंचर नहीं करना है, नाइट लाइफ में पार्टिसिपेट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आप अच्छे खासा जो है अपना पैसा भी बचाओगे, साथ ही साथ जो बेस्ट है आपके लिए आपको वो मिलेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं इमरजेंसी फ़ंड के बारे में। जितना आपका ट्रिप का बजट है उससे कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं, और ये खर्च जो है किसी भी चीज़ में हो सकता है। जैसे कि मान लो आप अपने प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हो, गाड़ी ख़राब हो गई, या फिर अपना जो हेल्थ इश्यूज़ है कुछ आ गया, आपको कुछ एसेसरीज़ का ज़रूरत पड़ गया, कुछ जूता वगैरह आपका फट गया, तो उसमें जो है आपको एक्स्ट्रा फंड्स का कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाता है। तो आपको ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्स्ट्रा फंड्स हमेशा ट्रैवलिंग के दौरान आपको रखना ही है। तो उसके लिए फिर कितना आपको रखना है ये भी एक बात है, कितना इमरजेंसी फ़ंड चाहिए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो और कितना रिस्क आप उठा रहे हो। जैसे कि अगर आप माउंटेन्स में जा रहे हो तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कैश ज़रूर रखना चाहिए अपने साथ इमरजेंसी फ़ंड में, क्योंकि वो एक तो वहाँ पे एटीएम वगैरह कहीं-कहीं पे आपको नहीं मिलती है। और दूसरी बात है कि जैसे वहाँ पे अगर आप अपना बाइक से जा रहे हो या फिर सपोज़ अपना कुछ व्हीकल वगैरह भी रेंट कर रहे हो तो वो भी ब्रेक डाउन हो ही सकता है। तो वहाँ पे आपको हेल्प के लिए जो है इमरजेंसी फ़ंड का ज़रूरत पड़ सकता है। जो आप एकदम नहीं सोचोगे, आउट ऑफ द बॉक्स कहीं से कुछ हो सकता है, जैसे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए आपको जो है इमरजेंसी फ़ंड हमेशा अपना साथ में रखना है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के, जो कि है हाउ टू अरेंज मनी। तो मनी की देखो अरेंज करने के यहाँ पे 3 तरकीब मैंने बताए हुए हैं। एक तो है जो अगर आपके पास कुछ इनकम वगैरह है तो उससे आप सेविंग कर सकते हो। दूसरा है अगर आपके पास इनकम है और आपका सिविल स्कोर वगैरह अच्छा है तो आप माइक्रो लोन भी ले सकते हो। तीसरा है किसी से आप बोरो भी कर सकते हो। सपोज़ आपका जो रिलेटिव्स हो गया, या फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोरो करके भी आप किसी ट्रिप में जा सकते हो। मैं जो अपना जो बेस्ट वे आपको बताने जा रहा हूँ वो है सेविंग प्लस माइक्रो लोन। सपोज़ अगर 10,000 का सेविंग आपके पास है, लेकिन जो है आपको चाहिए कि 25 से 30,000 रुपये का आपको जो अमाउंट है वो चाहिए एक ट्रिप के लिए, अच्छे खासे ट्रिप के लिए। तो आप क्या करो कि जो 25,000 रुपये हैं वो आप ले लो किसी एनबीएफसी से। तो कुल मिलाकर हो गए 30,000 रुपये, जिसको अगर आप 12 महीने के लिए अगर आप ले रहे हो, मतलब 1 साल के लिए, तो आपका वही 2,500 रुपया करके पर मंथ आपका ईएमआई आएगा। तो ये जो सेविंग थी आपकी 10,000 रुपये की, उसको क्या करो कि 5,000 तो पहले अपना इमरजेंसी फंड में डाल दो। मतलब 25,000 प्लस 5,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये आपके पॉकेट में आ गए। और साथ ही 5,000 रुपये जो है उसको रख दो अपने ईएमआई भरने के लिए। तो क्या होगा कि एक ये बफर की तरह काम करेगा। सपोज़ अगर नेक्स्ट मंथ से आप ईएमआई देना स्टार्ट किए और किसी 2 महीने में आप बीच में किसी मंथ ईएमआई नहीं भर पाए, तो आपका ये एक बफर की तरह काम करेगा, जिससे आपका जो मेंटल प्रेशर है वो आप पे नहीं आएगा। तो इसीलिए बफर बनाना भी बहुत ज़रूरी है अगर आप लोन ले रहे हो तो। इसके बाद मैं आपको एक और रिकमेंडेशन करूँगा कि अगर आप फर्दर डाउन और आप चाह रहे हो कि आपको सहूलियत हो बजट में, तो आप क्या कर सकते हो कि अपने साथ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स अपने से लेकर जा सकते हो अपने साथ। और आपको ऐसा फ्रेंड चूज़ करना है जो आपसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ना, आपसे बहुत हायर में हो ना बहुत लोअर में हो।
क्योंकि अगर आपका दोस्त फाइनेंशियली बहुत हायर आपसे है, तो वो क्या करेगा कि उसका लाइफ़स्टाइल जो होगा वो आपसे बहुत डिफरेंट होगा। वो अलग-अलग चीज़ों पर स्पेंड करेगा पैसा। तो कहीं न कहीं आपका बजट ही उससे ख़राब होगा। और अगर आपका फ्रेंड बहुत फाइनेंशियली वीक है, तो क्या होगा कि पता चला कि आपका जो पैसा था इमरजेंसी फंड वगैरह ईएमआई के लिए, तो आपको वो उसको ही देना पड़ गया उधार पे। तो इसलिए ऐसा फ्रेंड सिलेक्ट करो कि जो फाइनेंशियली आपके बराबर हो, या फिर आपसे थोड़ा-सा हल्का-फुल्का ऊपर ही रखो, बट लोअर में मत रखना। थोड़ा-सा यहाँ पे मीन साउंड कर रहा रहूँगा मैं, बट ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी। तो आई होप आपको ट्रिप में अब बजट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आपके पास जो भी इनकम वगैरह है उससे आप एक अच्छा अपने लिए ट्रिप प्लान कर पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, और आप इसी तरीके का आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जिसको टूरिंग वगैरह करने में दिक्कत हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ मनी, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हो। उससे बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लगा है तो एक लाइक बटन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल या फिर सजेशन हो आपका तो मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।